हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में फिर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूं। जैसे ही हमारे यहाँ वीडियोस अपलोड होती हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डीपीपीज जनरेट हो जाती हैं। साथ ही में वहां पे आंसर कीज भी प्रोवाइड हो रहे हैं क्वेश्चन के, जिनसे कि आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की जो आपकी टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो प्लीज वीडियो देखिए, वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट को रीड करिए। उसके बाद ये अगर आप पूरा प्रोसेस अगर कर रहे हैं कुछ दिनों तक लगातार, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आपकी स्किल, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग स्किल, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे ही वीडियोस आती हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायो की हो, जैसे ही सारी वीडियोस आती हैं, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां से आपको डीपीपी जनरेट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहां पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर की भी प्रोवाइड होती है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आपका गलत है, कौन सा सही है, कितना आपको अभी और तैयार होना है और कितनी आपकी तैयारी है। तो आई होप कि आज के बाद अब आप जाके वहां से डीपीपी जनरेट करेंगे, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा या जब मेरी टीम से बात होगी, तो फिर मुझे ये ना पता चले कि नहीं, अभी भी टेलीग्राम से कोई डीपीपी जनरेट नहीं कर रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 6, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बेसिकली बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है वो बहुत डीप इंटरेस्ट वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसमें बच्चे काफी ज्यादा नर्वस रहते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझें, कैसे फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिए, कैसे लेंज लॉ आया, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, और कैसे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें हुई। तो इन सब चीजों में आगे चल के हम सारे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर, आज का जो टॉपिक हमारा है और आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप लोग ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो पहले बेसिक सी बात करते हैं कि हम आज के इस टॉपिक में करने वाले क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद में हम फैराडे लॉ को देखेंगे, फैराडे लॉ के बाद हम लेंज लॉ पे आएंगे, और लेंज लॉ के बाद हम सेल्फ इंडक्टेंस पे आएंगे, और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है वो मैंने पहले बताया कि बहुत डीप इंटरेस्ट वाला चैप्टर है। तो हम बैक टू बेसिक, पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने लेवल को थोड़ा बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना। इट इज अ फिनोमिना to generate the electric current by changing the magnetic flux or magnetic field। सो बेसिकली बात क्या करेंगे इसमें हम लोग कि चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बी को चेंज कर रहे हैं, अगर इसको चेंज कर रहे हैं, तो ड्यू टू दिस हमारे पास क्या हो रहा है, ईएमएफ या करंट जनरेट हो रहा है। कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर या किसी भी लूप में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर आर प्रोड्यूसेस द करंट, और बेसिकली वी से दैट देयर आर प्रोड्यूसेस द ईएमएफ। ओके, दिस इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हिच इज बेसिकली EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द करंट और EMF। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया, आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अब यहां देख रहे हैं आप कि जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बेसिकली अगर इन पे बात करें हम, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड which gives us induced EMF और let's say current। ठीक है, अब बात करते हैं
कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये देख लिया कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स की वजह से चेंज होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होती है और करंट जनरेट होता है। अगर बेसिकली डायग्राम से हम इसको समझना चाहें तो आप ये समझिए कि आपने कोई ये ले रखा है कोई, और ये सपोज करिए कि कोई यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, कनेक्टेड है, और यहां से कोई ये इस तरह से है, आई करंट यहां पे जनरेट हो रही है। अब बेसिकली है क्या कि इस जो ये इंडक्टर है, यहां पे आपके एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द करंट, और विच इज बेसिकली ईएमएफ। द ईएमएफ developed in the conductor which is induced EMF। तो ये तो EMF हो गया जो इंड्यूस्ड हुआ, कि आपको करना क्या है, EMF डेवलप्ड इन द कंडक्टर, और वो ईएमएफ या वो करंट जनरेट कैसे हुई, जब आपने सर्कुलर लूप में या सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। और वो कैसे किया, वो हमें फैराडे के एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि फैराडे ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और उससे इंड्यूस्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे जनरेट हुई, ठीक है। लेकिन अगर ईएमएफ डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो द करंट फ्लोइंग through the conductor which is basically induced current। कि अगर उस कंडक्टर के थ्रू करंट इंड्यूस होगा तो वो इंड्यूस्ड करंट है, जो करंट फ्लो होगा उस सर्किट में। बेसिकली अब हम बात करेंगे फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे। सबसे पहले फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने किया इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले सिनेरियो में क्या था कि हमने एक कोई इंडक्टर लिया, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट किया, कोई आई करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक मैग्नेट लिया हमने, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब उन्होंने क्या देखा कि अगर इस बैटरी की जगह इस बैटरी को कनेक्ट ना करके उन्होंने अगर यहां पे गैल्वेन, और सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर, बेसिकली उस पर बात करनी है हमें, तो हम पहले गैल्वेनोमीटर पे बात कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जिसको G से रिप्रेजेंट करता है। सो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों डिफरेंट कैसे हैं। बेसिकली एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, बट गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता, वो सिर्फ करंट के प्रेजेंस को बताता है। गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन होता है तो वो वहां पे करंट की वजह से होता है। गैल्वेनोमीटर कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि इस सर्किट में 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर लाइक दैट कोई करंट फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ उस सर्किट में ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट की डिवाइस नहीं है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ प्रेजेंस की डिवाइस है। वो प्रेजेंस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है जिसकी वजह से करंट वहां प्रोड्यूस हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसको सिंपली हम G जो बोलते हैं, और वो इस तरह से होता है। अगर इस तरह से डिफ्लेक्शन है तो इट मींस की करंट है, ठीक है। अगर इस तरह से डिफ्लेक्शन है दैट मींस ऑल्सो देयर आर करंट। बट अगर गैल्वेनोमीटर इस तरह से है तो ये एक गैल्वेनोमीटर के डिवाइस का रिप्रेजेंटेशन है, कि गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है उसका रिप्रेजेंटेशन सिंपली जब कोई सर्किट में कनेक्टेड नहीं होता है तो ऐसा होता है। अगर सर्किट में कनेक्टेड है और अगर उसमें डिफ्लेक्शन शोज हो रहे हैं इट मींस कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पुराने उस पे। सो बेसिकली अगर हम इसको रिमूव करके यहां पे इसको अगर हम रिमूव कर दें और अगर हम यहां पे
गैल्वेनोमीटर एक लगा दें। अब हम देखेंगे फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में यही किया कि जब उन्होंने एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को जैसे जैसे उन्होंने इस सर्किट के पास में लाया, उन्होंने देखा कि मैग्नेट के आने से यहां क्या हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही है तो उसके कारण इस लूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और उस करंट के कारण जो गैल्वेनोमीटर है उसने आपके डिफ्लेक्शन को शो किया कि जैसे जैसे अब आप पास आएंगे तो डिफ्लेक्शन करंट जनरेट होगी और करंट मैक्सिमम होगी, डिफ्लेक्शन जो है राइट साइड में होगा। जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को इस सर्किट से दूर लेके जाएंगे तो भी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, और गैल्वेनोमीटर इस बार यहां डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बोला कि जब किसी सर्किट में, जब किसी इंडक्टर सर्किट में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कोई मैग्नेट ले लेते हैं या बार मैग्नेट को, जैसे हम उसके क्लोज लाते हैं और जैसे हम उसके दूर जाते हैं, आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि उसके कारण सर्कुलर लूप में चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सोर्स होता है। ये उनका फैराडे का पहला लॉ था। अब फैराडे ने पहले लॉ में किया क्या कि इंड्यूस करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने पे कैसे चेंज हो रहा है। अब दूसरी जब बात करेंगे हम, जब दूसरी बात करेंगे तो फैराडे ने दूसरे लॉ में क्या कहा, करंट बाय चेंजिंग द करंट। अब ये देखेंगे करंट जो है वो एक सर्किट का करंट दूसरे सर्किट के करंट से कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि अब सर्किट, तो अब समझिए कि यहां पे आपने फिर क्या रखा है, सो बेसिकली यहां पे फिर आपने गैल्वेनोमीटर पुट कर दिया, और यहां पे सेम हमने क्या किया, एक सेम सर्किट लिए जिसको बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ये आई करंट है और ये यहां पे आई करंट है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से है। अब यहां पे ये प्लस है और ये माइनस है। अब इस वाले सिनेरियो में क्या होता है कि जब आप एक ऐसे गैल्वेनोमीटर से और ऐसे एक सर्किट को, जब आप यहां इस सर्किट के, जो कि इस सर्किट में क्या है, बेसिकली बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस वाले सर्किट के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होने से इस वाले में भी, अगर हम इसे C1 बोल दें सर्किट और इसे C2 बोल दें, तो ड्यू टू चेंज इन द C2 मैग्नेटिक फील्ड देयर प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, और हमने बैटरी भी लगा रखी है, लेकिन उसकी वजह से हमारे C1 में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। तो पहले सिनेरियो में हमने देखा कि हमारे सर्किट पे हम एक बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे और उसमें करंट देख रहे थे। दूसरे सिनेरियो में हमने एक सेम सर्किट को एक ऐसे सर्किट से जिसमें पहले से कोई बैटरी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अब थर्ड सिनेरियो की जब बात करेंगे तो थर्ड सिनेरियो में उन्होंने क्या कहा कि थर्ड सिनेरियो की बात करें तो करंट ड्यू टू चेंजिंग करंट। अब यहां क्या है, दूसरे वाले सिनेरियो में स्टेडी करंट हो रही थी, आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट थी, करंट फ्लो हो रही थी एक स्टेडी, और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वाली कॉइल में चेंज हो रहा था, और तब वहां पे करंट। लेकिन इस वाले में क्या है, करंट ड्यू टू चेंजिंग करंट। इट मींस कि सेम, फिर हम, दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब यहां क्या करेंगे, यहां हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और साथ में एक स्विच लगा दिया, ये प्लस माइनस, और साथ में हमने स्विच लगा दिया। अब आपको पता है कि स्विच से मैं टैप करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑफ करूंगा, तो चेंज इन द करंट इन C2। अगर इसे C2 बोल दें और इसे C1 सर्किट बोल दें, तो जैसे ही मैं सर्किट में, मैंने की इसीलिए लगाई है कि जैसे ही मैं की को स्विच ऑफ या ऑन करूंगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अब जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये मान लो आई करंट यहां फ्लो हो रहा है, तो अब मुझे यहां चेंज इन द करंट, इस करंट की चेंज की वजह से इस वाले सर्किट में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ये बात समझ में आई आपको कि हमने एक ऐसी सर्किट ली जिसमें की लगा दिया है, स्विच लगा दिया है, उसको जैसे ही ऑफ ऑन करेंगे तो चेंज इन द करंट। अब चेंजिंग करंट की वजह से भी हमारे सर्किट में क्या होगा,
करंट जनरेट होगा। ये फैराडे का तीसरा सिनेरियो था। ठीक है, अब फैराडे के तीनों सिनेरियो को देखने के बाद में अब हम बेसिकली बात करेंगे कि फैराडे के बाद जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने तीनों एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद लेंज लॉ या डायरेक्शन, क्योंकि करंट तो आ गया लेकिन अब करंट का डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे। हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ने सिर्फ ये बताई हमें कि यहां पे करंट मौजूद है, प्रेजेंट है, बट उस प्रेजेंस ऑफ द करंट की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमने लेंज लॉ पढ़ेंगे। और लेंज लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट हो गए। फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद में अगर अब हमें देखना पड़े कि फैराडे के लॉ क्या है, ठीक है, ये फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट हो गए, अब फैराडे के लॉ देखेंगे, फैराडेज लॉ। तो फैराडे का जो पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये कहा, इफ एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with circuit changes an induced EMF generated। कि पहला लॉ है कि इफ एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस देयरआफ्टर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इज इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा है तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। तो ये जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ था। अब हम देखेंगे कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। फैराडेज सेकंड लॉ, तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक flux is proportional to induced EMF। कि अगर the magnitude of the change in the magnetic flux is proportional to induced EMF, तो अगर EMF को लिखें हम तो ये हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है बच्चों, ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो चेंज इन द फ्लक्स हुआ है, कि चेंज इन द फ्लक्स ही तो ईएमएफ जनरेट किया है ना। तो ये निगेटिव साइन इसीलिए आता है कि जो ये जनरेट हुआ है ईएमएफ जनरेटेड बाय चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ। तो नेगेटिव साइन चेंज को दिखाता है, इट ओनली इंडिकेट्स द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस द ईएमएफ। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ था। ठीक है, अब फैराडे के सेकंड लॉ के बाद आते हैं हम थोड़ा सा कि फैराडे के सेकंड लॉ तो देख लिया, अब सेकंड लॉ के बाद देखना पड़ेगा हमें कि डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। इंड्यूस्ड करंट देख लिया अगर, इंड्यूस्ड करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमने देख लिया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या देखा कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे के सेकंड लॉ के थ्रू। अब इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो सिंपली आपको पता है बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब मुझे ये बताना कि अगर यहां पे मैं V इज इक्वल टू IR लिख रहा हूं तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, और यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वही मेरा क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, यानी उस सर्किट का जो वोल्ट, ये जो V था अब वो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बन चुका है। ठीक है, इंडक्टर सर्किट में, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन बाई R। अगर इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, डी फाई बाई डी टी। सो I इज इक्वल टू 1 बाई R डी फाई बाई डी टी। और अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो उसके लिए जो इंड्यूस करंट बन जाएगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 बाई R, या इसको n लिख दो और ये d फाई बाई dt।
सो दिस इज इंड्यूस्ड करंट। ये क्या है आपका? इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। अब इंड्यूस करंट आने के बाद अब हम आते हैं लेंज लॉ पे कि डायरेक्शन, क्योंकि इंड्यूस करंट तो हम देख लिए। अब इंड्यूस करंट के बाद में उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी जिसकी बात कर रहे हैं, जिस करंट की बात कर रहे हैं बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन की बात करेंगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लेंज लॉ के थ्रू देखते हैं। लेंज लॉ के तहत इट स्टेट्स दैट कि अगर आपके चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, आपने क्या देखा? इंड्यूस ईएमएफ। और अगर इसी सर्किट के थ्रू कोई करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट विच इज बेसिकली क्या था? इंड्यूस्ड करंट। और जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की बात आई कि डायरेक्शन क्या होगी, तो जब डायरेक्शन की बात आई तो डायरेक्शन में क्या हुआ? डायरेक्शन में लेंज लॉ ने कहा, लेंज लॉ स्टेट्स दैट कि द इंड्यूस करंट बाय चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन विच इट अपोजिट्स या इट कॉजेज टू इट प्रोड्यूस इट। अगर इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब कि इंड्यूस करंट जो है बेसिकली ये इस बात का अपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई थी उस सर्किट में। और अगर बात करें कि प्रोड्यूस कैसे हुई थी, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण ही इंड्यूस्ड करंट हुई थी। और इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ के डायरेक्शन के थ्रू हमेशा इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है, फ्लोइंग का डायरेक्शन जो होता है, वो हमेशा उसका अपोज करता है जिसके कारण वो इंट्रोड्यूस हुआ था उस सर्किट में, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ था उस सर्किट में। तो अब बेसिकली लेंज लॉ के बाद में अब हम आते हैं इंडक्टर पे, ठीक है। और इंडक्टर के पहले भी हम एक बात कर लेते हैं मोशनल ईएमएफ की, थोड़ी सी ईएमएफ में एक टॉपिक रह गया मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ की बात करने के बाद हम इंडक्टर पे आते हैं। तो अगर मोशनल ईएमएफ की बात करें, अगर मोशनल ईएमएफ की बात करें तो मोशनल ईएमएफ में क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ठीक है, इस कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक रॉड ले लें और जिसकी लेंथ क्या है? L है, ठीक है। और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कि एक कोई मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड ले लें जिसकी लेंथ L है और ये रॉड क्या है? कोई v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये रॉड पूरी की पूरी इस तरह से उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ की जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? मोशनल ईएमएफ की द ईएमएफ जनरेटेड थ्रू द मोशन ऑफ द कंडक्टर रॉड across the magnetic field. So motional EMF की डेफिनेशन क्या होगी? The EMF generated through the motion of the conductor rod across through the magnetic field, कि इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस में ये जो कंडक्टर रॉड है वो मूव कर रहा है और उसकी वजह से जो EMF जनरेट होगी दैट विल बी मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन के बाद अब आते हैं कि मोशनल ईएमएफ को कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करें। तो मोशनल ईएमएफ में पहले हम ये देखेंगे कि फाई इज इक्वल टू, अगर आपका ईएमएफ की जो डेफिनेशन है, सिंपली अगर ईएमएफ की डेफिनेशन से हम बात करें तो ईएमएफ आपका क्या था? सो बेसिकली ईएमएफ आपका क्या था? माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई जो है वो क्या है? फाई बी है यहां पे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कि फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अब लेकिन अगर प्रीवियस डायग्राम में हम ये देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है लेकिन लेंथ दिया हुआ है और एरिया की बात नहीं की गई है, एरिया की बात नहीं कही गई है, सिर्फ हमें रॉड का जो है लेंथ पता है। तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली फाई बी इज इक्वल टू बी, और ए क्या होता है बेसिकली रॉड का? एरिया सॉरी, अगर ए को हम डिफाइन करें तो लेंथ इंटू लेंथ, ये एरिया हो सकता है रॉड का। और अगर इसको भी कहें तो एल इंटू एक्स लिख सकते हैं,
अगर एक स्मॉल एलिमेंट वहां पे ले ले कि L उसका रॉड का लेंथ है और X एक एलिमेंट उस रॉड पे ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया L इंटू एक्स। अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो EMF क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी बी एल एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां से EMF इक्वल टू माइनस, अगर B और L को कॉमन ले लें तो dx बाई dt। अब आपको पता है कि dx बाई dt जो होता है, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि dx बाई dt वो वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और हमने देखा भी कि हमारे मोशनल EMF में जो रॉड है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। तो अगर इसको वहां पुट करें तो ये EMF बिकम्स माइनस बी एल वी, ठीक है। तो जो ये EMF आ गया, मोशनल EMF, वो क्या आ गया, BLV। और आप देख पा रहे होंगे कि मोशनल EMF जो है वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने कहा कि जनरेशन ऑफ द EMF थ्रू द मोशन। और यहां पे देखिए L लेंथ की बात हो रही है, B मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और V जो है वो वेलोसिटी है कि वो रॉड कितनी वेलोसिटी से पूरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। सो द इंडक्टर, और इंडक्टर क्या होता है, अ डिवाइस that stores the energy in the form of magnetic field। सो बेसिकली इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, एनर्जी को। कि एनर्जी स्टोर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी किस फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फील्ड के। कि अ डिवाइस दैट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली कॉल्ड द इंडक्टर, ओके। और इंडक्टर को अगर आप देखें तो इंडक्टर जो है इस तरह से होता है, दिस इज इंडक्टर। ये कोई आई करंट है और ये यहां पे कोई आई करंट लीव हो रही है। अब ये अभी सर्किट ही, ये सिर्फ इंडक्टर है, अब ये किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है सर्किट में, ठीक है। तो इंडक्टर के जस्ट बाद में आता है इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस क्या है, ये फिनोमिना है। ये क्या है, बेसिकली फिनोमिना है। इंडक्टर एक डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है, लेकिन इंडक्टेंस जो है वो एक इंडक्टर की फिनोमिना है, ठीक है। और इस फिनोमिना के बेस पे इस इंडक्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो आज हम बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस तक की बात करेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं अब क्या होता है बेसिकली। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट कैरिंग, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। और वो क्या होती है बेसिकली, इट अपोजेस और इट रजिस्ट, द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। अगर सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से ही आप देखिए तो वो ऐसा इंडक्टेंस जो सेल्फ के कारण हो, ठीक है। तो अब इंडक्टेंस तो हमने देख लिया कि प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है, वो इंडक्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, और इंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है। तो अब ये क्या करता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, इट अपोजेस और इट रेजिस्ट क्या, इंड्यूस करंट इन द सर्किट। की जो करंट इंड्यूस्ड हुई है सर्किट में ये इसको रेजिस्ट करता है। इट अकर्स द सेल्फ इंडक्टेंस इन अ कॉइल, ठीक है। कि ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसके अकर कर रहा है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हम आते हैं कि कैसे इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, और बहुत बेसिक सा है डेरिवेशन। और वो डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फ्लक्स होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है।
सो द फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट कैरिंग कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां से अगर आप करें तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो फाई इज इक्वल टू एल आई। इक्वेशन नंबर 1, एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर एल की वैल्यू निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो फाई बाई आई। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, फाई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और देखना चाहें कि मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हो उस कॉइल में, जो जिस करंट कैरिंग कॉइल की बात हम कर रहे हैं, सपोज करिए उस करंट कैरिंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई। सिंपल, कि उस करंट में, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं सिंपली कि कितना चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जो है आपस में रिलेटेड है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो आप सिंपली थिंक करके देखिए कि अगर एक कॉइल है, नंबर ऑफ कॉइल्स मान लीजिए 5 है, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, चेंज होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो 5 के हिसाब से होगा। अगर मान लीजिए किसी में नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, 100 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है अगर उस क्वेश्चन में, तो वहां पे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यही दिया हुआ है ना इस रिलेशन से, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स में, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस उस सर्किट का होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस तक की बात थी। अब उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे, और एक टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस में और पढ़ाएंगे हम, जो कि क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे थ्रू ए सोलेनॉइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हमने सोलेनॉइड के बारे में बात किया है, लेकिन अब आप एक समझिए कि लॉन्ग सोलेनॉइड कोई दिया हुआ हो और लॉन्ग सोलेनॉइड की लिए सेल्फ इंडक्टेंस देखना हो, तो उसके डेरिवेशन को और म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेरिवेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एक बार अगर समराइज करें हम कि हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा, फिर उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा, फिर उसके बाद इंड्यूस्ड करंट देखा। इंड्यूस्ड करंट देखने के बाद फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट देखे, जिन तीनों एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट था मैग्नेट की वजह से, दूसरा था कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तीसरा हमने चेंज इन द करंट उसकी वजह से देखा। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, इंड्यूस्ड करंट देखा। इंड्यूस्ड करंट के बाद में फिर हमने देखा कि लेंज लॉ के तहत इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फिर मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ के बाद में इंडक्टर की फिनोमिना इंडक्टेंस, और उसके बाद में उसके एक पार्ट को सेल्फ इंडक्टेंस को हमने डिस्क्राइब किया। तो आज के इस लेक्चर में इतना था। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जैसे ही, क्योंकि देखिए इन लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस तभी होगा जब आप यहां से कॉन्सेप्ट बूस्ट करके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से डीपीपीज जनरेट करेंगे। डीपीपी जनरेट करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, वही आपको हेल्पफुल होगा। वरना आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, किसी की वीडियोस देख लीजिए, कितना भी कॉन्सेप्ट बूस्ट कर लीजिए, लेकिन जो आपको एग्जाम क्रैक कराती है, जो आपको 100 और 1000 और मिलियंस में से बेटर बनाती है, वो सिर्फ है एक स्किल जिसे कहते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल। तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप अगर ये चाह रहे हो कि इस तरह से करके भी नीट या कोई एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तो सो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से डीपीपीज जनरेट करिए, और सारे सब्जेक्ट्स की डीपीपीज जनरेट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।